हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में उत्प्रेरक के टाइप हमने चालू कर दिए थे। उत्प्रेरक के जो टाइप है वो दो टाइप से होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेज एंड सेकंड पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अवस्था के आधार पर, और दूसरा क्रियाशीलता के आधार पर। अवस्था के आधार पर दो होते हैं, सममांगी और विषमांगी, और क्रियाशीलता के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के? चार, जो हमने दो स्टडी कर लिया था। एक तो था धनात्मक और एक था ऋणात्मक। दो और बच रहे हैं, एक स्वतः उत्प्रेरक और एक जैव उत्प्रेरक। जो तीसरे नंबर का जो उत्प्रेरक है क्रियाविधि के आधार पर, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही है, स्वतः उत्प्रेरक। अब देखो, स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक आप जानते ही हो, वह रासायनिक पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे। देखो, स्वतः उत्प्रेरक क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं। इस उत्प्रेरक में आपको अभिक्रिया में कोई अलग से उत्प्रेरक नहीं डालना है। अभिक्रिया में कोई अलग से उत्प्रेरक नहीं डालना है। इन प्रकार की अभिक्रियाओं में या इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो क्रियाफल है, जो उत्पाद है, वो ही किसका काम करने लग जाता है? वो ही उत्प्रेरक का काम करना स्टार्ट कर देगा। मान लो आपने कुछ क्रियाकारक मिलाया, क्रियाकारक से क्या बन रहा है? क्रियाफल। अब जो क्रियाफल के जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्रियाफल में जो भी पार्ट या जो भी घटक बनने वाले हैं ना, वो उत्पाद, वो क्रियाफल ही किसका काम करना स्टार्ट कर देता है? उत्प्रेरक का। देखो कैसे, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद ही, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद ही क्रियाकारक या उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। वे भी क्रियाएं जिनमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट की रिएक्शन CH3COOC2H5, इसकी अभिक्रिया करवाई किससे? पानी के साथ। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक तो CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और एक मिलने वाला है एथेनॉल C2H5OH। कितने प्रोडक्ट मिले? दो। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट। किससे रिएक्शन करवाई जा रही है? पानी से। ये क्या बना? बहुत बार आ चुका है, एसिटिक अम्ल। ये एथेनॉल, एल्कोहल का मेंबर है, दूसरा मेंबर। तो जब एथिल एसीटेट की भी क्रिया जल के साथ करवाई जाती है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक एसिटिक अम्ल और एक एथेनॉल। इस पूरी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक नजर आ रहा है क्या आपको? उत्प्रेरक के लिए कहीं पर भी देखने की जरूरत नहीं है। उत्प्रेरक किसके ऊपर लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। लेकिन इस अभिक्रिया में कोई भी उत्प्रेरक मैंने यूज नहीं किया है, क्योंकि ये उस टाइप की अभिक्रिया है ही नहीं। आप ऊपर पढ़ो, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है। इनमें जो उत्पाद बन रहे हैं ना, ये एसिटिक अम्ल ही उत्प्रेरक का मतलब है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे। फिर यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाएगा? यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई उत्प्रेरक हमने यूज नहीं किया तो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, यहाँ पर जो उत्पाद बन रहे हैं ना, वो ही अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो होता क्या है, जैसे किसी बर्तन में इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो एसिटिक अम्ल बन जाता है पहले। तो ये एसिटिक अम्ल क्या करेगा? जैसे ही एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल के बनते ही ये अभिक्रिया स्पीड पकड़ लेती है। मतलब यहाँ पर एसिटिक अम्ल इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और एसिटिक अम्ल क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। और अगर उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो ऐसे उत्प्रेरक तो क्या कहलाते हैं? स्वतः उत्प्रेरक, सेल्फ कैटलिस्ट, यानी कि स्वयं वाले उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये एसिटिक अम्ल क्या करेगा? इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और ये अभिक्रिया बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना? इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती है
स्वतः उत्प्रेरक। ठीक है। नंबर 4 एक और बच रहा है और वो है जैव उत्प्रेरक। क्या है? सॉरी, जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, बायोकैटलिस्ट। ठीक है। देखो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में, किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को, किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने वाला, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक कहलाता है। और इन जैव उत्प्रेरकों को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम। देखो सीधी सी बात है, जहां पर जैव वर्ड लग गया ना, जैव का मतलब है बायो, जैव का मतलब बायो। अब ये बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट आ गया। केमिस्ट्री के अंदर हम उत्प्रेरक यूज करते हैं और बायोलॉजी के अंदर हम उसी उत्प्रेरक को क्या बोल देते हैं? एंजाइम। जैसे मान लो केमिस्ट्री की बात करें तो क्रियाकारक से क्या बन रहा है? क्या बनता है क्रियाकारक से? क्रियाफल। और जो तीर के निशान के ऊपर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। ये भाषा जो है ना, ये जो लैंग्वेज है उत्प्रेरक वाली, वो यूज होती है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। उत्प्रेरक वर्ड आता है किसमें? केमिस्ट्री में। और अगर हम बायोलॉजी में पढ़े तो जैसे मान लो ये क्रियाकारक है, क्रियाकारक से वही क्या बनेगा? अगेन क्रियाफल। लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तब उत्प्रेरक नहीं आता है, तब क्या आता है? एंजाइम। बात एक ही है, बात एक ही है, बस साइंस की ब्रांच बदल जाने से इनके नाम भी क्या हो गए? बदल गए। केमिस्ट्री में जिस चीज को आप उत्प्रेरक बोल रहे हो ना, उसी चीज को बायोलॉजी के अंदर क्या बोला जाता है? एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम। या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? जैव उत्प्रेरक। किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में, जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है बायोलॉजी में अगर कोई रिएक्शन होती है, किसी जैव रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को वेग बढ़ा, अभिकारक के वेग को बढ़ाने वाला उत्प्रेरक क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक। और इसको आप क्या बोल सकते हो? एंजाइम। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लिया मैंने, यूरिया। यूरिया आप सब जानते हो, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। यूरिया की अभिक्रिया अगर वाटर से करवाई जाए, पानी से करवाई जाए, तो देखो सॉरी, देखो अगर यूरिया की अभिक्रिया पानी से करवाई जाए तो क्या बनता है? एक तो बनता है अमोनिया, एक तो क्या बनता है? अमोनिया, और एक बनेगी CO2। यूरिया की अभिक्रिया अगर किससे करवाई? पानी के साथ, ये तो क्या है? यूरिया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? NH3, यानी कि अमोनिया। अब N उधर एक, इधर N कितने हैं? 2, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। और इधर कितने हैं? 2 2 4 2 6, CO2 बाकी ठीक है। अमोनिया और पानी की अभिक्रिया करवाते, सॉरी यूरिया और पानी की अभिक्रिया करवाते हैं तो एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम आएगा वो है यूरिएज। और चूंकि ये एक बायोलॉजी की रिएक्शन है, ये केमिस्ट्री की रिएक्शन नहीं है, इसलिए इस यूरिएज को उत्प्रेरक ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? यूरिएज एक प्रकार का क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। ठीक है। तो अगर जैव रासायनिक, अगर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, उनके अंदर अगर हम कोई कैटलिस्ट या कोई उत्प्रेरक यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंजाइम, डू नॉट कॉल्ड कैटलिस्ट। उसे उत्प्रेरक नहीं बोल सकते, उसे हम क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे। ये लो, ये आपके उत्प्रेरक के टाइप क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 लेक्चर बच रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो है उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाने वाले पदार्थ, मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं
जिनको अगर उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया में मिला दें तो वो उत्प्रेरक तो पहले से भी क्रिया का वेग बढ़ाता है, और वो जो पदार्थ आप डालोगे ना वो उत्प्रेरक का ही वेग बढ़ा देगा। उत्प्रेरक का वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया ऑटोमेटिकली ही बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेगी। तो अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले पदार्थ। देखो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक या पदार्थ। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को दो पार्ट में बांटा है। एक तो उत्प्रेरक वर्धक, एक तो उत्प्रेरक वर्धक और एक उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। देखो उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, वह कारक या वह रासायनिक पदार्थ जिसको उत्प्रेरक के साथ किसी अभिक्रिया में मिला देने पर वो पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, वर्धक कर देता है, वृद्धि कर देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। वह रासायनिक पदार्थ, वापस सुन लो, वह रासायनिक पदार्थ जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिला देने पर वह उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल डालूं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर नाइट्रोजन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाएं, किससे करवाए, हाइड्रोजन से, तो क्या बनेगा, दो अणु बनेंगे किसके, अमोनिया में, सॉरी अमोनिया के। तो याद करो इस रिएक्शन के लिए हमने कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया था, Fe, लोहा। तो लोहा इस अभिक्रिया के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, एक विशिष्ट उत्प्रेरक है जो इसके वेग को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तो उत्प्रेरक, और इसी के साथ हमने इसी में एक चीज मिला दी, MO। क्या मिला दिया, MO। MO क्या है यहाँ पे, मोलिब्डेनम। इस पदार्थ का नाम क्या है, मोलिब्डेनम, सॉरी मोलिब्डेनम, जो किस रूप में है, चूर्ण या पाउडर के रूप में। अगर नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएं तो वो तो हमें पता है अमोनिया बनेगा, और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम, सॉरी उत्प्रेरक काम में आता है वो लोहा होता है। लेकिन इसी लोहे के साथ अगर MO और डाल दिया जाए, थोड़ा सा MO और डाल दिया जाए, तो ये MO ये जो मोलिब्डेनम है ना, वो इस लोहे की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही बढ़ा देगा। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा दे ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक। मतलब MO यहाँ पर क्या है, MO यहाँ पर एक उत्प्रेरक वर्धक है, MO यहाँ पर एक उत्प्रेरक वर्धक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और अगर एग्जाम्पल लें, वनस्पति तेल, वनस्पति तेल के भी क्रिया किससे करवाई थी, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाता, डालडा बनाता, मतलब वनस्पति घी बनाता। इस रिएक्शन में उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया था, निकल। लेकिन इसी निकल के साथ इसमें क्या मिला दिया जाए, कॉपर का चूर्ण मिला दिया जाए, तो ये अभिक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कॉपर मिलाने से निकल की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और निकल की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। सीधी सी बात है। अभिक्रिया फर्स्ट में मोलिब्डेनम और अभिक्रिया सेकंड में कॉपर एक प्रकार के उत्प्रेरक वर्धक है जो इन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त क्रम से Fe और Ne की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे कारक कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, दूसरा जो पदार्थ है वो है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष। अब इसका उल्टा कर लो,
वह कारक या वह रासायनिक पदार्थ जिसको किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिला दे तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने की जगह क्या कर देगा, घटा देगा। बस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, घटा देता है। वह रासायनिक पदार्थ या वह कारक जिसको किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिला देने पर वह पदार्थ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यही रिएक्शन ले लो, N2 प्लस 3H2 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, अमोनिया के, और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया है वो कौन सा है, Fe। जब तक ये काम हो रहा है तब तक तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, लेकिन अगर आपने Fe के साथ थोड़ी सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला दी, तो ये CO क्या करती है, इस Fe की क्रियाशीलता को डिक्रीज कर देती है, घटा देती है। Fe जब क्रियाशीलता घट जाएगी तो इसका असर सीधा सीधा अभिक्रिया पर पड़ेगा और अभिक्रिया की जो वेग है, अभिक्रिया की जो वेलोसिटी है वो घट जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक विष। आ सकता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्प्रेरक को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तो दोनों कारक समझा देना, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, और ये रिएक्शन लिख देना। समझ में आ गई बात। अब इस चैप्टर का लास्ट पढ़ाओ और वो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। देखो उत्प्रेरक की विशेषता, उत्प्रेरक के बारे में जितनी भी जानकारी देनी थी, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक कौन कौन से पदार्थों से प्रभावित हो सकता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। एट फाइनली इज द लास्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है और वो है उत्प्रेरक की विशेषता। अब सोचो कि उत्प्रेरक में क्या क्या खूबी हो सकती है, क्या क्या उसमें लक्षण हो सकते हैं जो भी क्रिया को प्रभावित कर सकता है। तो उत्प्रेरक की विशेषताओं में कितने टॉपिक क्लियर करने हैं, 5। पहला पॉइंट यह है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। स्वयं उत्प्रेरक की सांद्रता, स्वयं उत्प्रेरक का संघटक, स्वयं उत्प्रेरक की मात्रा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप किसी भी क्रिया में उत्प्रेरक डाल रहे हो तो सिर्फ अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहला पॉइंट है। उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। उत्प्रेरक का संगठन एवं उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उत्प्रेरक में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा अभिक्रिया की दर में आएगा, अभिक्रिया के वेग में आएगा। दूसरा, उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में मिलाया जाता है। एक बार लिख देता हूं मैं, फिर समझाता हूं। तीसरा, उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होता है। चौथा, उत्प्रेरक
अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ना कि अभिक्रिया को स्टार्ट करता है या चालू करता है। नंबर 5, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया के लिए अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया को उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र एवं प्रतीप अभिक्रिया को प्रभावित करता है। नंबर 6, तापमान से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। देखो, पहला पॉइंट आप समझ ही चुके हो, सिर्फ वेग बढ़ेगा, स्वयं उत्प्रेरक में कोई चेंज नहीं होगा। उत्प्रेरक सूक्ष्म मात्रा में लाया जाता है। किसी भी क्रिया में अगर आप उत्प्रेरक डाल रहे हो तो ऐसे नहीं बहुत सा क्रियाकारकों से भी ज़्यादा डाल दे, नहीं, बहुत माइनर कंडीशन में या बहुत सूक्ष्म, बहुत कम रूप में उत्प्रेरक डाला जाता है, बिल्कुल कम। उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं। द कैटलिस्ट इज ए स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होते हैं, मतलब हर अभिक्रिया के लिए उसका उत्प्रेरक पर्सनल होता है। ऐसा नहीं एक उत्प्रेरक सारी अभिक्रिया करवा सकता है, नहीं, हर अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होता है, हर अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होता है। सभी अभिक्रियाओं ने अपना अपना उत्प्रेरक फिक्स कर रखा है, ये बात समझ लो आप ढंग से। उत्प्रेरक अभिक्रिया विशिष्ट होता है, मतलब किसी विशेष अभिक्रिया के लिए किसी विशेष उत्प्रेरक का यूज ही कर सकते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ना कि अभिक्रिया को स्टार्ट करता है। उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को चालू नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था ना, उत्क्रमणीय जिसमें ये वाला चिन्ह लगता है, ये वाला और ये वाला, इधर क्रियाकारक और इधर क्रिया फल। तो इधर से इधर जाते हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? अग्र, और ये कौन सी अभिक्रिया थी? प्रतीप। अग्र और प्रतीप अभिक्रिया को प्रभावित करता है। देखो, अगर उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कोई उत्प्रेरक काम में ले रहे हो तो अग्र अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक अलग तरीके से काम करेगा और प्रतीप अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक अलग तरीके से काम करेगा। दोनों अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की एक्टिविटी, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तापमान से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। अगर आपने किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाल दिया और थोड़ी देर के बाद में उसका वेग उस अभिक्रिया का तापमान बढ़ा दिया तो डेफिनेटली उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी बदलेगी। वैसे नहीं, जितना तापमान होगा उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप उत्प्रेरक डालकर पहले की तुलना में बाद में तापमान बढ़ाते हो तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी जरूर बदलती है। ये लो, ये तुम्हारा चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो इन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हमने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए? कितने चैप्टर क्लियर कर लिए? 3 चैप्टर। एक तो जेनेटिक्स, एक एसिड बेस वाला और ये केमिकल रिएक्शन। अब जो आगे वाला चैप्टर आ रहा है वो 7वां चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।